नमस्कार, मैं हूं आयुष चतरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम आपको 22 के अग्निपथ में दिखाएंगे भगवान कृष्ण की नगरी में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि यूपी में सपा के महागठबंधन का आखिर क्या होगा। तो यूपी में चुनावी माहौल है और हर सियासी दल अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। कोई किसी से यहां पर कम नजर नहीं आ रहा। यूपी में सत्तासीन बीजेपी हर हाल में सत्ता में बनी रहना चाहती है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना की विकट परिस्थिति हो या फिर मौजूदा चुनावी माहौल में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। यूपी में चुनावी माहौल है, हर सियासी दल पूरी जोर आजमाइश कर रही है, कोई किसी से कम नहीं है। यूपी में सत्तासीन बीजेपी हर हाल में सत्ता में बनी रहना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना की विकट परिस्थिति हो या फिर मौजूदा चुनावी माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार में उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जा रहा है। पिछली सरकारों में तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कंस ब्रज क्षेत्र में शासन कर रहे हों। ब्रज भूमि की अपनी महत्ता है। ये वही भूमि है जहां जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि को धन्य किया था। याद कीजिए, जब दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ देखती थी, यहाँ मां गंगा और प्रभु श्री राम की भूमि है, लेकिन पिछली सरकार ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया। एक साथ बांके बिहारी और राधे रानी की इस भूमि पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इस भूमि ने 5000 वर्षों से धर्म, सत्य, न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसे होना चाहिए, इसका संदेश भी दिया है। ये वही भूमि है जिस भूमि पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के माध्यम से इसे धन्य किया था, और जिस भूमि के कारण अपनी लीलाओं के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ब्रजभूमि के कण कण में, रज रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी विराजमान है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछली सरकार में पेशेवर माफियाओं और अपराधियों के लिए सत्ता के द्वार खुले होते थे। भाजपा की सरकार में अपराधियों के लिए जेल ही उनका द्वार है। जेल के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यही बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती हुई जा रही है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लोगों से गठबंधन करने के बाद सपा का क्या होगा और कैसे सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती जा रही है।
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इतने लोगों से गठबंधन करने के बाद सपा का क्या होगा? कैसे सीटों का बंटवारा किया जाएगा? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सीटों का बंटवारा होगा कैसे, क्या समीकरण है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। गठबंधन के सहारे अखिलेश यादव इस बार अपनी नौका पार करने की कोशिश में जुटे हैं। फर्क इतना है कि इस बार वो न तो कांग्रेस को भाव दे रहे हैं और न ही बसपा को अपनी साइकिल की सवारी करा रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार छोटे छोटे दलों पर दांव खेलने का मन बना चुके हैं और छोटे छोटे दलों से गठबंधन भी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी में सीटों का गणित कैसा होगा, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना गणित और अपना अपना फार्मूला है। सीटों का हिसाब किताब कैसा होगा, ये जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है, जुगत में है, और ये जानना बेहद दिलचस्प भी है। दरअसल अखिलेश यादव गठबंधन की ताकत के जरिए बीजेपी को इस बार सत्ता से दूर रखने की कोशिश में है और इसलिए छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपना साथी बना लिया है। हालांकि इसके बाद सवाल उठने लगा है कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कितने सीट बांटेंगे और कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भले ही मेरठ में गठबंधन की पहली संयुक्त रैली कर गए हों और मजबूत गठबंधन पर अपनी मोहर भी लगा गए हों, लेकिन दोनों ही नेता गठबंधन में दी जाने वाली सीटों पर तस्वीर साफ नहीं कर पाए हैं। राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर पेच भी फंसा हुआ है। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता पिछले 5 सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में गठबंधन में कई ऐसी सीटें जा रही हैं जिसने उनकी नींद भी उड़ा दी है। अखिलेश यादव के सामने एक और परेशानी ये भी है कि गठबंधन में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उन्हें भी सीटें देनी हैं। अब ऐसे में ये सीटें लोकदल को दी जाने वाली सीटों में से काट कर दी जाएंगी या फिर उनके लिए अखिलेश यादव अपनी वाली सीटों में से कुछ सीटें छोड़ेंगे। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतना सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में कोई पेच तो नहीं फंसा है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। एक खबर की माने तो समाजवादी पार्टी 403 सीटों में से करीब 355 में से 360 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद बची 43 से 48 सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों को दी जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से पश्चिम यूपी तक छोटे छोटे दलों से गठबंधन तो कर लिया है और गठबंधन करते वक्त अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की भूमिका बाकी दलों से बड़ी हो। दरअसल आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गठबंधन में बड़े शेयर होल्डर होंगे। अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को साल 2017 विधानसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो महज 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी 2.5 अंक में सीट मिल सकती है। बाकी छोटे छोटे दलों को सिंगल डिजिट में सीट मिलने की अनुमान जताई जा रही है और मिल भी सकती है। सीटों के बंटवारे के वक्त ऐसा फैसला होगा या हो सकता है। कुछ सहयोगी दल के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सहयोगी दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति में टाइमिंग के साथ टीम की बहुत अहमियत होती है और अखिलेश यादव फिलहाल टीम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। समय समय पर आप देखते भी होंगे। अखिलेश यादव की टीम में सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि यूपी के कई छोटे छोटे दल भी हैं। उनके गठबंधन का आधार सीधे सीधे जाति समीकरण पर है।
गठबंधन की परिवर्तन संदेश रैली में पहुंचे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं में जोश भर गए और ये संकल्प और संदेश भी दे गए कि अब एकजुट हो जाइए, बीजेपी में परिवर्तन होकर रहेगा। इस परिवर्तन संदेश रैली के बाद क्या है कार्यकर्ताओं की सोच, क्या वो सोच रहे हैं इस गठबंधन को लेकर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर साहब और राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी हैं। पहले हम शाहिद मंजूर साहब से बात करते हैं। शाहिद मंजूर साहब, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से रैली की तैयारियां चल रही थी, गठबंधन की तस्वीर भी लगभग साफ कर गए हैं कि गठबंधन हो गया, यूपी में बदलाव होकर रहेगा, अब क्या लग रहा है? देखिए, 2013 में उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी इस प्रदेश की और देश की फिजा ख़राब करने की। उन्होंने शुरुआत करी थी झूठे नारे देने की, उन्होंने शुरुआत करी थी उन सब बातों की जो ना होने वाली थी और जनता को भ्रमित करके, हिंदू मुसलमान की बात करके, लोगों को आपस में लड़ा के वो सक्सेस हो गए। 2014 में वो चुनाव में आ गए, हमारी सरकार आई, फिर उन्होंने नित नए जो समाज को बांटने के काम थे वो काम किए, उससे जनता भ्रमित हुई। ऐसी राजनीति का जिसका शुरू से लेकर आज तक एक ही काम है, जुमले बोलो और देश को बेचो। जितनी संपदा थी देश की, आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, सारी संपदाओं को ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश को बेच दिया। देश को बेच दिया। एक सवाल और बताइए, अखिलेश यादव सीधा कहकर गए हैं चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत को बचा लीजिए। किस तरीके से इस गठबंधन के बाद विरासत को बचाने की जंग चलेगी? चौधरी साहब की विरासत हिंदू मुस्लिम एकता थी, चौधरी साहब की विरासत गंगा जमनी तहजीब थी, चौधरी चरण सिंह की विरासत किसानों को आगे बढ़ानी थी, उनके फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने की थी, जो लोग वंचित हैं उनको आगे बढ़ाने की थी। उसी विरासत को दोनों नेता मिलकर आगे बढ़ाएंगे, जो यही विरासत है चौधरी साहब की। दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे। यशवीर साहब, आपने सुना कि दोनों मिलकर उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, आप क्या लग रहा है? दोनों एक मंच पर थे और सीधा कह गए नौजवान किसान सब एक हो जाइए, यूपी में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ये जो आपने आज देखा है, आपको याद है कि आज़ादी की लड़ाई भी यहीं से लड़ी गई। ये मेरठ की धरती है और इसलिए यहाँ से जो आज बिगुल बजा है और दोनों हमारे नेताओं ने बजाया है और जनता ने जो समर्थन दिया है और इनके झूठ बोलने का जो पर्दाफाश हुआ है, वो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये लड़ाई जा रही है काले अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी बांटने का काम करते थे, ये भी बांटने का काम करते हैं, किसान को निपटाने का काम करते हैं, मजदूर को, नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिल भी मिले हैं, दोनों दलों के दिल मिले हुए हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसे मजबूती से लड़ाया जाएगा और इस बार बदलाव यूपी में होकर रहेगा, इन दोनों नेताओं ने कहा है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो कुर्मी, कुशवाहा, राजभर वोटों पर नजर है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कहें, अगर निगाहें दौड़ाएं तो जाटलैंड पर है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM से भी गठबंधन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल ऐसा होता दिख भी नहीं रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी अनिश्चित नहीं। फिलहाल AIMI से अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को लेकर सिरे से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि यूपी में छोटे छोटे दलों से महागठबंधन लगभग फाइनल है, एक आध की दल बचे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी से गठबंधन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव जितने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किए हैं, वैसे तो तरीका तो केंद्र में भी देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी से तमाम पार्टियां जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीटों को लेकर। ठीक है, मान लिया जाए एक बार सीटों का गुणा भाग जोड़ घटाना बैठ भी गया, अगर चुनाव ये जीत भी जाते हैं, फिर भी सवाल बरकरार रहेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। और सवाल ये भी कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी इन गठबंधन के लोगों को लेकर चुनाव जीतती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वैसे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के तर प्रियंका की नजर नारी शक्ति पर भी है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करके एक बड़ा दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के इस वक्त कई सवाल हैं कि क्या प्रियंका गांधी अकेले यूपी में कांग्रेस के लिए 32 साल का सूखा खत्म कर पाएंगी, और क्या प्रियंका कांग्रेस
को यूपी में मजबूत जनाधार वाली पार्टी बना पाएंगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यूपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी अपने सबसे बड़े मिशन पर निकली है। ऐसा मिशन जिससे न सिर्फ कांग्रेस में जान फूंकनी है बल्कि उसे कोई जमीन भी वापस दिलानी है। इसलिए प्रियंका अलग अलग प्लान के सहारे सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। प्रियंका की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से सियासी जमीन पर मजबूत दिखाया जा सके। यूपी की चुनावी लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा के बीच दिख रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी को कोशिश हाथ को मजबूत कर इसे त्रिकोणी बनाने की है, क्योंकि 32 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर ले रखी है और इसे पूरा करने के लिए प्रियंका आधी आबादी पर दांव चल रही है। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। दरअसल प्रियंका ने जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में डेरा डाला है, तब से भले ही प्रियंका ने यूपी के वोटरों के सामने अलग अलग प्लान रखा हो, लेकिन इस वक्त प्रियंका गांधी महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं। महिलाओं के लिए पहले ही 40% टिकट का ऐलान कर चुके प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर एक बड़ा दांव चला है। अपने इस घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी में आशा बहुओं के लिए प्रियंका गांधी ने सरकार बनने के बाद न्यूनतम 10,000 वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण का भी ऐलान किया है। घोषणा पत्र में 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को शाम में पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं को केंद्रित कर रोजगार चेन बनाने की भी बात घोषणा पत्र में की गई है। यूपी में स्नातक में नामांकित छात्राओं को स्कूटी देने की भी बात कही गई है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए हर थाने में महिलाओं की तैनाती की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सहायता समूहों को 4% पर लोन की व्यवस्था की बात कही गई है। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में गरीब परिवार को मुफ्त में इंटरनेट देने की घोषणा की गई है। पुलिस में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी।
प्रियंका गांधी जहां एक ओर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार को घेरने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी आधी आबादी को कांग्रेस के वोटर के तौर पर परिवर्तित करने में लगी हुई हैं, क्योंकि साल 2017 में महिलाओं के वोट के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत दर्ज की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को साइलेंट वोटर बता चुके हैं। महिलाओं का वोट कब किसके पक्ष में जाएगा, ये बता पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसलिए प्रियंका इस साइलेंट वोटर को कांग्रेस के लिए सुरक्षित करना चाहती हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। जिस तरह से प्रियंका महिलाओं पर दाव चल रही हैं, उससे तो एक बात साफ है कि प्रियंका गांधी एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में लगी हुई हैं, जिससे दूसरे राजनीतिक दल अब तक बचते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या इससे यूपी में कांग्रेस का 3 दशक का सूखा खत्म होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी जितना लोगों को जोड़ नहीं पा रही हैं, उससे ज्यादा पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रियंका अकेले यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद भी कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।